नमस्कार। इतिहास के पन्नों से आज हम निकाल कर लाए हैं आपके लिए सुभाष चंद्र बोस के जीवन की कहानी। ये कहानी इतनी रोमांचक है कि इस कहानी में आध्यात्म भी है, इस कहानी में एक अच्छा प्रशासक भी है, इस कहानी में पिता का एक आज्ञाकारी पुत्र भी है और इस कहानी में देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाला एक जोशीला जांबाज भी है। और इस कहानी को आज हम बुनेंगे अपने मेहमानों के साथ नेताजी की याद में। निज जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। यही सपना था उस महापुरुष का, आजादी के उस दीवाने का, जिसने अपना सब कुछ देश की आजादी के लिए दांव पर लगा दिया। देश में आजादी के दीवानों के कई गाने और नारे प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें से सुभाष चंद्र बोस का एक वाक्य हर एक नौजवान की जुबान पर होता है। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। माता पिता ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। सुभाष चंद्र बोस के आदर्श थे स्वामी विवेकानंद। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र ने भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिया। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान वे लापता हो गए। नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 35 रिश्तेदारों वाले एक दल के साथ नई दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर बात करते हुए फाइलों को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 गुप्त फाइलों को कोलकाता पुलिस संग्रहालय में सार्वजनिक कर दिया है। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष बाबू को कुल 11 बार कारावास हुआ था। महात्मा गांधी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। यानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी एक एक फाइल, अब एक एक छुपा हुआ जो रहस्य राज, वो सब उजागर हो रहा है। अभी उसमें और कितना उजागर होना बाकी है, ये एक देखने वाली बात है और बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि अभी तो चीन को भी कुछ उजागर करना पड़ेगा, रूस को भी कुछ करना पड़ेगा और शायद ब्रिटेन को भी। लेकिन इतना कब होता है, कैसे होता है, ये एक अलग बात है। लेकिन देश ने शुरुआत की है नेताजी के जीवन को सामने लाने की। नेताजी के जीवन को और अधिक स्पष्टता के साथ रखने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ डॉक्टर सुरजीत कौल जॉली हैं। आप इतिहासविद हैं और साथ में प्रिंसिपल हैं आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की, पूर्व प्रिंसिपल हैं और भारतीय इतिहास संकलन योजना से भी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल सुभाष हैं और सुभाष विचार मंच के अध्यक्ष हैं। आज भी नौजवानों के ऊपर या उन लोगों के ऊपर जो सुभाष के जीवन से कुछ इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी जाति, अपना धर्म, अपना एक तरह से सब कुछ, या ये कहिए कि जो सुभाष का सपना था, उस सपने को ही अपने जीवन का सपना बनाया। अनिल जी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके केवल सुभाष के विचारों को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
और आपसे मैं सबसे पहले सुभाष बाबू के बचपन का जो जीवन है, बाल जीवन, उनके ऊपर जो इम्प्रेशन है, असर हैं, वो किन किन लोगों के हैं? क्योंकि ये तो बात तय है कि कोई भी बच्चा, ऐसा कहते हैं कि जन्म पूर्व के संस्कार, यानी जब वो मां के गर्भ में होता है तब पारिवारिक वातावरण और सामाजिक परिवेश, इन तीनों से उसका कैरेक्टर जो है वो सामने बाहर आता है। ऐसा सुभाष बोस के जीवन पर, सुभाष बाबू के जीवन पर ऐसा आपको असर जो है वो किन किन लोगों का दिखता है और कैसे उसे आपने देखा? देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि किसी भी बच्चे के ऊपर जो है किन चीज़ों का असर होता है। इसी तरह से सुभाष चंद्र जो हैं, उनके ऊपर भी उस समय का जो एटमॉस्फेयर है, जो परिस्थितियां हैं, उनका प्रभाव पड़ा। लेकिन सबसे अधिक तो मैं ये कहूँगी कि एक वो सेल्फ मोटिवेटेड जो हैं, स्व प्रेरित वो पुरुष हैं, महापुरुष हैं, क्योंकि उनके ऊपर अपनी माँ का बहुत प्रभाव था। वो धर्मपरायण थी, उच्च संस्कृति, उच्च कुल के और समाज में प्रतिष्ठित परिवार था। बड़े भाई भी थे घर में, और मेरा ख्याल वो जॉइंट फैमिली थी, जिस तरह की बंगाल के परिवार होते हैं। तो वो सब तरह का उनके ऊपर प्रभाव था। ये बालक बचपन से ये देख रहा है कि जो ब्रिटानिया की सरकार है और जो गोरे हैं, जो अंग्रेज हैं, वो किस तरह का व्यवहार जो है भारतीयों के साथ करते हैं। स्कूल में भी उन्होंने देखा। आप जानते हैं कि उनके स्कूल में जो घटना हुई, एक टीचर ने ये कह दिया ब्लैक मंकी एक भारतीय बच्चे को, वो कई बार प्रताड़ित करते थे। सुभाष चंद्र बोस उसे देख रहे थे, उसे समझ रहे थे और विरोध भी करते थे। और यहां तक पराकाष्ठा हो गई कि उनके मुंह पे एक तमाचा निशानी जड़ दिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो तमाचा वास्तव में ब्रिटिश राज को था, वो तमाचा पराधीनता का था। तो ये सारी परिस्थितियों ने सुभाष चंद्र बोस को उद्वेलित किया, प्रेरित किया। हम जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा है या एक संत बनने की जो सारी की सारी जो उनकी इच्छा है, उस इच्छा पर भी आएंगे, आपसे बात करेंगे। अनिल जी, सुभाष बाबू का जो एक राजनीतिक जीवन है, हम उस पर थोड़ी सी टिप्पणी आपसे चाहेंगे। भारत में जब वो आए, आईसीएस की परीक्षा वहां पर पास करके भी और छोड़कर भी, तो यहां पर आने के बाद वो गांधी जी के पास आए, गांधी जी ने उनको देशबंधु जी के पास भेजा और वहां से उन्होंने चीजों को धीरे धीरे कांग्रेस के साथ जुड़ना और धीरे धीरे उनका जो वो राजनीतिक जो एवोल्यूशन है उसके बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस चाणक्य के बाद पहला कैरेक्टर भारत के अंदर पैदा हुआ। अगर कोई कूटनीतिक और राजनीतिक व्यक्तित्व है तो 2500 साल के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। इनके कई उदाहरण हम देना चाहेंगे जी, कि जहां सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मन और रूस दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। सेकंड वर्ल्ड वार में रूस में नेताजी पनाह लेते हैं। जहां जापान और चाइना लड़ते हैं और जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज बनती है और आजाद हिंद फौज का काम अधूरा जब रह जाता है तो नेताजी चाइना का निर्माण करते हैं। 1962 तक नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने चाइना का निर्माण किया। भारत में तो उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया। पूरा देश जानता है कि उनके साथ कितना बुरा व्यवहार भारत के अंदर हुआ है। वो अपने नाम से प्रकट नहीं हो सकते थे। कुछ किताबें ऐसी बताती हैं कि सन 62 में जब वो अपने भाई सुरेश चंद्र बोस से मिलने गए तो भाई ने कहा कि भैया हम तुम्हें अगर स्वीकार भी करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएंगी। तब वो वापस गए। नेताजी के लिए शोलमारी आश्रम बनाकर चाइना ने दिया, जो 3 देशों की सीमा पर था। नेताजी ने सन 62 के बाद भी प्रयास किया कि मैं इस देश को दिशा दूं, लेकिन उस समय मीडिया इतना खुला नहीं था, सरकारी तंत्र के अधीन था, उनकी बात को समाज में स्थापित नहीं होने दिया गया। सन 64 में फिर वो शांत हो गए। फिर एक बार फिर उन्होंने सन 1975 में भारत को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास किया। फूलबाग मैदान में 5 लाख लोग थे कानपुर के, ऊपर से जूतों की बरसात कराई गई और उस कार्यक्रम को बर्बाद किया गया। तो नेताजी ने 78 साल की उम्र में भी प्रयास किया और नेताजी ने
67 साल की उम्र में भी प्रयास किया, जीवन भर देश के लिए रहे। हम ये मानते हैं कि नेताजी जीवित हैं या ना हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आज भी अधूरा है। पूरे देश को ये सोचना चाहिए कि जो वो दिशा देना चाहते थे वो आज भी शेष है। भारत को आज़ादी के बाद सही दिशा नहीं मिली। भारत वही ब्रिटिश तंत्र में जकड़ा हुआ है जिस ब्रिटिश तंत्र से भारत आज़ादी चाहता था। तो बिल्कुल हम उस पर बात करेंगे एक तरह से कि सुभाष बाबू का एक विजन था देश को आज़ादी मिलने के बाद किस तरह के रास्ते पर ले जाना है। उन्होंने एक डिसिप्लिन डेमोक्रेसी की भी बात कही थी। लेकिन एक बातचीत जो हमारी आपके साथ बनी अभी बची रह गई थी वो ये थी कि जो सुभाष बाबू की एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जो संत बनने की जो एक प्रवृत्ति थी, और आगे चलकर वो एक तरह से दर्शन के छात्र भी हो गए, दर्शन में ही उन्होंने एमए किया अपना। तो ये जो यात्रा थी इसके बारे में आप जरूर दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है कि आपने जैसे कहा ही दर्शन उनका बड़ा रुचिकर विषय था और वो साइकोलॉजी को अच्छी तरह स्टडी करते थे। और वास्तव में अरबिंदो या स्वामी विवेकानंद, मैं तो उनको यही समझती हूँ कि वो फिलोसफर थे हिंदुस्तान के, वो मेकर्स थे मॉडर्न इंडिया के। और जो उनके अवचेतन मन में था ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, वो चेतन में आ गया और बहुत मुखर हो गया। कई स्थानों पे अपने कई भाषणों में उन्होंने इसका रेफरेंस दिया है। अब इसके ऊपर देखिए, अध्यात्म की यात्रा करते हुए, इन महापुरुषों के साहित्य को पढ़ते हुए, भारतीय इतिहास को पढ़ते हुए उन्होंने सोचा तीर्थ यात्रा करते हैं। एक लंबी तीर्थों की तरफ वो चल पड़े। बिल्कुल। और विशेषकर उन्होंने उन तीर्थ स्थानों पे जब धर्म की हानि देखी कि वास्तव में हिंदू धर्म कितना उच्च है, वो स्वयं एक जगह लिखते हैं कि भारत को विश्व को देने के लिए दर्शन है, इतिहास है, विज्ञान है, धर्म है, वैल्यूज हैं। वहां उन्होंने देखा कि धर्म के जो मूलभूत संस्कार हैं वही आलोप है, वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल। उन्हें जाति प्रथा ने, रूढ़ियों ने, कर्मकांड ने इतना डुबोया हुआ है बिल्कुल कि ये भी उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक अहम पड़ाव है, जहां से उनको एक और नजरिया अवश्य ही प्राप्त हुआ होगा। आजादी की बात तो ठीक है भाई, ये सब कुछ भी सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल। यानी सुभाष के सामने एक तरफ धर्म भी था, वो संत मार्ग पर भी जा ही रहे थे। उनका जो अंदर का संत था उसको भी उन्होंने पूरी तरह से देश के लिए लगा दिया धर्म, और उनके लिए एक तरह से देश ही उनका धर्म हो गया। और ये देश धर्म के लिए किस तरह से उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, उस कहानी को हम अनिल सुभाष से सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इतिहास के पन्नों से और नेताजी की याद में। जो समर में हो गए अमर, हम उनकी याद में हम यहां पर आज बात कर रहे हैं। उन्होंने जो हम बात कर रहे हैं कल उस काम को अंजाम दिया था। वो काम कितना महान था, कितना श्रेष्ठ था, ये अपने आप में एक बहुत बहुत अहम बात है। और यही अहम बात नेताजी की याद को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। इसी सारी बात को लेकर के हम यहां पर अनिल जी, एक ऐसा जांबाज जिसको देश को आजादी दिलानी थी और इसके लिए वो देश से बाहर भी गया और पूरे देश पर एक बार उसने जो है पूरे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, एक तरह से इतिहास में कम ही उदाहरण मिलते हैं जिसने अपने ही देश पर, ठीक है, अपने ही देश की स्वतंत्रता के लिए और एक तरह से बाहर से हमला किया हो। ठीक है, ये जो मतलब बीच में रहते हुए ये मुश्किल था। जैसे छत्रपति शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि जब वो एक डिफीट, कहीं पर कुछ दिक्कत आई उनको, तो एक बुढ़िया के यहां पर वो रोटी खाने लगे, भूख लगी थी, तो उन्होंने वो रोटी बीच बीच से खा ली। वो कुछ खिचड़ी थी, वो बीच से खाई तो गर्म लगी, तो उन्होंने कहा बुढ़िया ने कि नहीं, इससे तो मुंह जल जाएगा, सुरक्षित तब है जब तुम इसको किनारे से शुरू करो। तो ये जो एक तरह की रणनीति है, ये रणनीति संयोग कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपनाई और शायद
आज उन्हें जिस तरह से पूरी दुनिया देख पा रही है, या फिर उस युद्ध को दुनिया की जो महानतम 2-3 लड़ाइयां हैं उस लड़ाइयों में शुमार किया गया, जो बर्मा की लड़ाई है, तो ये सब किस तरह से हुआ था, क्या था वो सारा का सारा किस्सा? देखिए, ये शुरुआत होती है जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो नेताजी ने समझा कि भारत में रहकर वो निष्प्रयोज हो जाएंगे। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने योजना बनाई, क्यों ना हम दुश्मन के दुश्मन से मिल लें और देश को आजाद करा लें। और ये वर्ल्ड की हर देश की स्ट्रेटेजी है, ये उन्हीं की नहीं है। वो एक योग्य नेता थे, और नेता पूरी दुनिया में अगर कोई था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने जब योजना बनाई तो उनके कार्यों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि जिस परिवार में रहते, जहां रहते और खाते, अपने परिवार के लोगों से भी वो नहीं मिलते थे। और तब तक नहीं मिले जब तक कि उनको दाढ़ी इतनी लंबी लंबी नहीं हो गई। इसमें कम से कम उनको कम से कम 1-1.5 साल तो लगा ही होगा। वो जियाउद्दीन बन गए। जिस घर में रहे, जिस घर में खा रहे हैं, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से नहीं मिलते, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाते, ये उनकी एक योजना का हिस्सा था। और जिस समय निकलते हैं, अपनी बहन को रिवॉल्वर देते हैं, कहते हैं कि यदि ब्रिटेन के जासूस मुझे पकड़ लें तो गोली मार देना, वरना वो मुझे इतना तड़फाएंगे, वो तड़फ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने कलेक्टर की नौकरी छोड़ी, 3000 की घड़ी, उस समय में 3000 की घड़ी एक सिपाही को अफगानिस्तान में इसलिए रिश्वत में दे दी ताकि उन्हें वहां से निकलने का अवसर मिल जाए। और उन्हें पता थी कि यदि घड़ी देने के बाद मैं यहां से नहीं निकला तो तुरंत यहां छापा पड़ेगा। जब वो सिपाही वो घड़ी पहन करके थाने में गया, उस दरोगा ने ये देखा कि इस सिपाही के पास इतनी महंगी घड़ी कहां से आई। सिपाही को तो घड़ी की कीमत नहीं मालूम थी, लेकिन दरोगा को जब पता चला कि इतनी महंगी घड़ी इस पे कहां से आई, कोई बहुत बड़ा आदमी यहां छुपा है, तब वो जैसी आए तो तब तक नेताजी वहां से निकल गए थे। कितनी बारीक सोच कि जो घड़ी मैं दे रहा हूं ये मुझे फंसवा देगी, इसीलिए वहां से तुरंत निकल गए। पूरी दुनिया में दूसरा एक एग्जाम्पल नहीं जो अपने देश से बाहर जाकर के 1 लाख लोगों की सेना तैयार कर दे। पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा नहीं था, बताओ। और शायद पहली बार ऐसा हुआ हो। आज भारतीय सेना जो है, हम ये डिसीजन लेने में अभी भी संकोच कर रहे हैं कि महिलाओं को हम मोर्चे पर भेजें कि ना भेजें, लेकिन उन्होंने लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बना करके सारी सेना को मोर्चे पर, महिलाओं को मोर्चे पर लगाया। ये महिला एक तरह से अपलिफ्टमेंट का इससे बड़ा एक क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बड़ी बात है। देखिए, ऐसा है कि 2 इंस्टांसेस में देना चाहूंगी। एक तो ये होता है कि जब देशमुख चित्तरंजन दास जी के संपर्क में वो आते हैं, वो उनके सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं। उनकी पत्नी है बसंती देवी, उसी रंग में रंगी हुई, बिल्कुल आजादी के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए लोग, वो उनके चरित्र से, व्यवहार से भी प्रभावित होते हैं। और उसी समय है प्रिंस ऑफ वेल्स हिंदुस्तान आते हैं, और ये निर्णय किया जाता है दास जी के बीच में और सुभाष जी के बीच में कि हम इनका विरोध करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, जो है कोर्ट अरेस्ट होगा, और एक स्वयं सेवक जत्था जो है वो सुभाष जी तैयार करेंगे। अब वो घटना घट जाती है, सरकार बहुत तैश में नहीं आती, छुपे रूप में ही काम निकल जाता है। अब ये रोज पूछते हैं देशमुख जी शाम को सुभाष जी से कि भाई कितनी गिरफ्तारियां हुई? जवाब होता था नहीं हुई, नहीं हुई। और वो ये कहते हैं कि ठीक है, कल गिरफ्तारी होगी, पहले मेरा बेटा देगा, फिर मेरी पत्नी देगी, फिर मेरी बहन देगी। अब जो संत की बात आप कर रहे थे, संत का हृदय देखो, भारतीय संस्कारों में रचा हुआ वो संत, वो ये चाहता है भारतीय नारी तो बहुत सम्मानित है, वो कैसे बाहर निकलेंगी, उनको कैसे कैद किया जाएगा। और वो बड़े परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, क्रोधित होते हैं, ब्रिटिश सरकार पे गुस्सा आता है। बसंती देवी खुद लिखती हैं, जब मैं रिहा को होकर वापस आई तो देखा उनका चेहरा क्रोध से लाल था। मैंने कहा अभी तक नाराज हो, अभी क्रोध गया नहीं, अब तो मैं रिहा हो गई हूं, तो अभी तो आप खुश हो जाओ। और एक ये मूर्त है, दूसरी तरफ देखिए, जैसे आपने कहा वो रेजिमेंट बना डाली, और उसका पर्पस है जो आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला
सशक्तिकरण की बात करते हैं कि उसे सक्षम बनाओ, तो उनका मूलभूत फिलॉसफी दो तरह की है इसमें। एक तो ये है कि रानी झांसी का नाम आगे आए, नारियां प्रेरणा लें। दूसरा ये है कि वो भी गोलियों के आगे जाएं, उनमें ये मादा है, वो बर्दाश्त कर सकती हैं, वो पुरुषों से कम नहीं है। तीसरा ये था कि अपनी एक द्रवित स्थिति से बाहर निकलें, बिल्कुल, उन्हें मुक्ति का बोध हो कि हम भी कुछ हैं, बिल्कुल, ये कुछ हैं पैदा कर देना वो संत सिपाही कर सकता था, जो सुभाष चंद्र था। हम सुभाष चंद्र बोस का जो प्रशासक का जो एक सेगमेंट है, कलकत्ता के वो मेयर बने थे, उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन अनिल जी, हम जो आपकी जिन चीजों पर जो आपकी एक तरह से नजर ज्यादा जाती है, भारत में जो वो स्वराज और शहीद नाम रखा उन्होंने आकर के यहाँ पर अंडमान निकोबार में, और असम में जो वो अंदर तक आए, कोहिमा तक, हम देश ये भी समझना चाहता है, जानना चाहता है कि जिसको आप 2500 साल के अंदर का चाणक्य, इकलौता चाणक्य कहते हैं, उससे चूक क्यों हुई, उससे कहां पर हुई, मतलब उससे या हालात से? देखिए, हालात ये हैं कि आप अंदर के विश्वासघातियों से नहीं लड़ सकते, बाहर के जो सामने दुश्मन है उनसे तो आप लड़ सकते हो। नेहरू जी ने यह कहा था कि सुभाष चंद्र बोस यदि भारत पर आक्रमण करेगा तो मैं तलवार लेकर सबसे पहले उसके सामने आऊंगा। वो नेहरू जी से नहीं लड़ सकते थे, वो अंग्रेज से लड़ने के लिए तैयार हुए थे। और वहीं नहीं, मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा कहना यह है कि जो वहां का जो सिचुएशन है जी, मोर्चे की सिचुएशन जी, भाई वो आए हैं, सेना लेकर आए हैं, उन्हें पता है कि भारत में अंग्रेजों के पास कितनी आर्मी है, वहां कैसे फाइट करना है, जापान उनके पीछे बैकअप में है, 60,000 सैनिक जापानी बिल्कुल, जीतने के मूड से। ठीक है, वो जो जीत है हार में कैसे तब्दील हुई? मैं ये उस हार के लिए विश्व परिप्रेक्ष्य में जो जर्मन जैसे हारा, देखिए, मैं एक छोटा सा संदेश पूरे भारत को देना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर, उसके कार्यों से लेकर उसके देश के नेताओं, विश्व नेताओं के निर्णयों का भी प्रभाव पड़ता है। यदि हिटलर रूस पर अपने मित्र पर आक्रमण ना करता तो हिटलर सेकंड वर्ल्ड वार नहीं हारता, और सेकंड वर्ल्ड वार हिटलर ग्रुप नहीं हारता तो आज दुनिया की स्थिति दूसरी होती। जर्मन और जापान विश्व नेता होते उस समय के, जैसे कि उसके बाद अमेरिका बन गया। तो जैसे ही जर्मन कमजोर हुआ, जापान कमजोर हुआ, उनकी सप्लाई लाइन टूट गई। बिल्कुल, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, हम एक सवाल आपसे भी लेना चाहते हैं इस मसले में। एक सवाल आपसे भी, जो सुभाष चंद्र बोस की जो वो एक प्रशासनिक सेवा को उन्होंने क्वालिफाई किया था और उन्होंने अप्लाई किया उसको कलकत्ता के मेयर बन करके, वो जो उन्होंने वहां बदलाव किए, वहां जो उन्होंने एक पराधीन रहते हुए भी, ठीक है, उन्होंने किस तरह से कलकत्ता में उनके मेयर बन जाने के बाद में उन्होंने जो वहां रिफॉर्म किए हैं, उसकी भी बड़ी चर्चा है। देखिए, कलकत्ता में जब वो मेयर बनते हैं तो जेल में थे उस वक्त। आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाइए कि एब्सेंशिया में, जब बाहर है ही नहीं, बहुत बड़ी स्पीचेस भी नहीं दे रहे हैं, उस वक्त वो मेयर बन जाते हैं शहर के। और जो उनका प्रोग्राम है, जो एजेंडा है, वो मुझे लगता है हमारे आज के प्रशासक जो हैं उसकी बात करते हैं। पहले नंबर पे वो ये कहते हैं कि कलकत्ता शहर को साफ सुथरा करो, गंदगी हटाओ और इसको ब्यूटीफाई करो, सौंदर्यीकरण हो इसका, माने स्वच्छता अभियान जो है तब शुरू किया गया। और दूसरे पे कहते हैं कि जो चिकित्सक सेवाएं हैं ये सब जगह लार्ज स्केल पे लागू हों, कि सभी को जो है इलाज मुयस्सर हो। बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद आप देखिए, वो कहते हैं कि सांस्कृतिक पर्व मनाए जाएं। फिर वो ये कहते हैं कि अभिवादन भी अंग्रेजी में ना करो, अपनी परंपराओं में लौटो, और इस तरह के। और फिर वो कहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसको अपलिफ्टमेंट करो, उसको बढ़ाओ, उसका विकास करो। ब्रिटेन में जो वहां पर जब देश को आजादी देने की बात चल रही थी और वहां पार्लियामेंट में, कॉमन हाउस में बहस चल रही थी, तो वहां के इतिहासकार लिखते हैं कि वहां चर्चा इस बात को लेकर थी कि जिस सेना के बूते
भारतीय सेना के बूते हम भारत पर शासन कर रहे हैं, वो सेना अब हमारी लॉयल नहीं रही है। इस लॉयलिटी को छीनने का जो काम किया, वो काम किसने किया? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कैसे? दो घटना है। 19 फरवरी 1946 को इंडियन नेवी में बॉम्बे के तलवार नेवी जहाज पर जो विद्रोह हुआ, 400 देशभक्त शहीद हुए। नेताजी के गुप्तचरों ने भारत की सेना में वो आग भर दी कि जो हथियार तुम्हारे पास है इनको देश के लिए प्रयोग कर लो। 20 फरवरी 1946 को ही प्रधानमंत्री ब्रिटेन के का ये आदेश आ गया कि हम 30 जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। जो लोग कहते हैं कि अहिंसा से देश आजाद हो गया, नहीं, वो तो देखिए हम सब लोगों को उसका कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन हम केवल इसमें सुभाष के योगदान की बात कर रहे हैं। सुभाष के ही कारण अंग्रेज भारत से भगे हैं। 19 फरवरी की घटना है और 20 फरवरी 1946 का ये इटली का लिखित स्टेटमेंट है कि हम 30 जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। 1946 फरवरी 20 फरवरी 46 से 21 जून 1948 तक माउंटबेटन द्वारा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को चार्ज छोड़ने तक एक घटनाक्रम भारत के अंदर होता है। बिल्कुल, वो घटनाक्रम केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है और किसी की नहीं। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने नेताजी की याद में जिस तरह से अपने विचार रखे, जो हिस्टोरिकल कंटेंट आपने यहाँ लोगों के सामने, दर्शकों के सामने रखा, वो बहुत अहम है। यहाँ पर एक बात तो साफ है कि चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो क्रांतिकारी हों, चाहे शायद वो गांधी जी हों, अभी भी सपने अधूरे हैं, सपने सच होने बाकी हैं और राफी की शपथ भी अधूरी है। देखना यह है कि इस शपथ को कैसे पूरा किया जाता है और देखना यह भी है कि सुभाष बाबू का जो जीवन है, उस जीवन के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो किस तरह से दी जाए। नेताजी की याद में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।